यदि एक घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे घूमती है तो उसी दौरान मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए ये क्या है, ये आपकी एक घड़ी है। ठीक, अब यहाँ पर है आपका 12 वाला पॉइंट। ठीक, और यहाँ पर है आपका 1 वाला पॉइंट। ठीक, अब मान के चलिए ये जो आपकी घंटे वाली सुई है, ये जो आपकी घंटे वाली सुई है, ये अभी कितने पर है, 12 पर है। और यदि यह 1 पर आ जाए, कितने पर आ जाए, 1 पर आ जाए, तो आपको अच्छे से पता है कि 12 से 1 घंटा हो जाएगा। 1 घंटा हो जाएगा तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप यहाँ कह सकते हो कि यह 30 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, अब इसी प्रकार से हम बोले हैं कि यहाँ पर ये मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई है। और मिनट वाली सुई जो होती है, यदि इसकी हम यदि बात करें कि 1 मिनट आपका यहाँ पर हो जाएगा, 1 मिनट आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो यह 1 मिनट में कितने डिग्री घूमती है, तो यहाँ पर 1 मिनट में यह सिर्फ 6 डिग्री घूमती है। कितनी डिग्री घूमती है, 6 डिग्री घूमती है। याद रखिएगा, घंटे वाली सुई जो होती है वह 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, तो मिनट वाली सुई जो होती है वह 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। यानी कि यदि हम यहाँ पर घंटे में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ घंटे वाली सुई जो होगी, घंटे वाली सुई जो होगी वह 1 घंटे में कितने में, 1 घंटे में कितने घूमेगी, 30 डिग्री घूमेगी। कितनी घूमेगी, 30 डिग्री घूमेगी। इसी प्रकार से मिनट वाली सुई जो होगी, मिनट वाली सुई जो होगी वह 1 घंटे में कितने में, 1 घंटे में, 1 मिनट में तो वह 6 डिग्री घूमती है, तो यहाँ पर 1 घंटा कितना हो जाएगा आपका, 60 मिनट हो जाएंगी। 60 का कितना हो जाएगा, 6 6 36 यानी कि 360। ठीक, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि घंटे वाली सुई जो है वह 1 घंटे में सिर्फ 30 डिग्री घूमती है, तो मिनट वाली सुई जो है वह एक पूरे चक्कर लगाने में, एक पूरा चक्कर लगाने में 1 घंटा लेती है। ठीक, अच्छे से ये बात समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर हमें पूछा क्या गया था, तो देखिए 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आपकी 30 डिग्री की वैल्यू है आपकी 360 डिग्री। कितनी है, 360 डिग्री। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक की वैल्यू हो जाएगी, हम यहाँ पर भाग लगा देंगे, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12। और यहाँ पर हमें कितना पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया था 18 डिग्री। तो 18 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 12 गुणा 18। अब यहाँ पर आप देखोगे 12 अट्ठे 96 होता है, यानी कि ये आपका 6 आ गया, ये आपकी 9 हासिल लग गई। 12 एकम 12 और 9 21। ठीक, कितने डिग्री हो जाएगा, तो 216 डिग्री। तो 216 डिग्री कहाँ पर है, तो देखिए डी ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, इसका हमें मान ज्ञात करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ पर आपको दिया गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अच्छे से आपको पता होगा, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। यदि हम यहाँ पर बोलें कि टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा बचता क्या है, तो यहाँ पर हमारा बचता है 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। और आपको अच्छे से पता होगा 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। कितना होता है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 कहाँ पर है, तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, एक राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर यहाँ पर 4 वर्ष में 40% बढ़ जाती है, 4 वर्ष में 40% बढ़ जाती है। उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाने पर 3 वर्ष बाद 6,000 रुपये, 3 वर्ष बाद 6,000 रुपये पर मिलने वाली ब्याज दर क्या होगी। सॉरी, ब्याज दर पूछा गया है, नहीं ब्याज राशि पूछा गया है, तो ब्याज राशि क्या होगी ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहले हमें दर चाहिए कि दर कितनी है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए दर निकालने के लिए आपके काफ़ी सारे तरीके हैं, उसमें से सबसे इजी तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए ऊपर यदि बात की जाए तो साधारण ब्याज की बात की जा रही है, और साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष के लिए जो ब्याज दर होती है और जो ब्याज होती है वह समान होती है। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है कि 4 वर्ष में 40% है। यदि 4 वर्ष में 40% है,
तो 1 वर्ष में कितनी होगी, तो 1 वर्ष के लिए आपकी कितनी होगी, हम भाग लगा देंगे, कितना हो जाएगा 10%। ठीक, यदि फिर भी समझ ना आया हो तो दूसरे तरीके से समझ लीजिए। जैसे कि यदि हम बात करें कि मूलधन जो है वह आपका 100 रुपये है, कितना है 100 रुपये है। अब यहाँ पर उसने मिश्रधन कितना बताया है कि 40% बढ़ जाता है, 40% बढ़ जाता है यानी कितना हो जाता है वह 140 हो जाता है। अब यहाँ पर आप बात करोगे कि एसआई कितना हो जाएगा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो इसका आप अंतर देखोगे तो वो कितना है आपका 40। अब यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि एसआई का फॉर्मूला जो होता है एसआई बराबर पी गुणा आर गुणा टी अपॉन 100 ये होता है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए 40 बराबर मूलधन कितना है 100 इंटू दर हमें निकालनी है, समय कितना है आपका, समय दिया गया है आपका 4 वर्ष अपॉन 100। ठीक, इतना हम करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 100 से 100 कट जाएगा और 4 से ये आपका 40 कट जाएगा 10 बार, फिर भी आर बराबर कितना आ रहा है आपका 10% आ रहा है। ठीक, तो आप कैसे भी कर लीजिए आपका आंसर आपका हमेशा सेम आने वाला है। सबसे इजी तरीका यही है कि जब कभी साधारण ब्याज की बात की जाएगी तो आप वहाँ पर जितने वर्ष के लिए दिया गया है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, आपका इजीली निकल आएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको अच्छे से पता लग गया है कि दर जो है वह कितना है, तो दर है आपका 10%। दर कितना है आपका, वो है आपका 10%। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करें तो देखिए 3 वर्ष के लिए बोल रहा है, लेकिन बोल क्या रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से, और वो भी क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, अब यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो यहाँ पर देखिए 10% का मतलब कितना होता है 1/10 होता है। ठीक, अब यदि हम यहाँ पर बात करें कि एक है आपका मूलधन और एक है आपका मिश्रधन। ठीक, एक है मूलधन और एक है आपका मिश्रधन। मूलधन की बात करें तो मूलधन यदि आपका 10 है, मूलधन यदि 10 है तो ब्याज जुड़ने के बाद यहाँ पर कितनी ब्याज जुड़ेगी, एक ब्याज जुड़ेगी। एक ब्याज जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा वह 11 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कितने टाइम की बात कर रहा है, तो 3 वर्ष की बात कर रहा है। 3 वर्ष की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे इसका क्यू कर देंगे और इसका भी यहाँ पर हम क्या करेंगे क्यू कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो मूलधन यहाँ पर हमारा रेशियो जो बनेगा वो कितना बनेगा, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 इतना हो जाएगा, और 11 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 11 का हो जाएगा 1331। ठीक, इतना हो जाएगा। अब यदि यहाँ पर हम सीआई की बात करें, सीआई कितना हो जाएगा, तो आपको अच्छे से पता है कि सीआई का जो रेशियो बनेगा इनका आपस में माइनस करके बनेगा। हाँ, तो अमाउंट में से हम यदि मूलधन माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा आपका 331। ठीक, कितना बन गया 331, और सीआई ही हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए बन रही है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए 1000 आपका ये क्या है मूलधन का रेशियो है। 1000 रेशियो की वैल्यू कितनी है हमारी 6000 रुपये दी गई है, कितनी है 6000 रुपये, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया था सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के मूल यानी कि कितना हो गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसका हम क्या करेंगे 331 से इंटू कर देंगे। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 एकम 6 यानी कि 6 ऑप्शन में कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर 0 है ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर भी 0 है ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारे 2 ऑप्शन बन रहे हैं। यहाँ पर दूसरी बार इंटू करके देख लेते हैं, 6 18 की 8 हासिल लगी 1, तो 8 कहाँ पर बन रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपका 8 बन रहा है, यहाँ पर भी आपका 8 बन रहा है। ठीक, 6 18 और 1 19 यानी कि 1986 कहाँ पर है, तो देखिए 1986 आपका यहाँ पर है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है किसी ऊंचे टावर से 30 मीटर दूर, ये मीटर है ठीक, 30 मीटर दूर एक इमारत के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। अवनमन कोण जो है वह कितना है 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई कितनी है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, ये जो आपकी दूरी है ये कितनी है आपकी 30 मीटर, 30 मीटर की दूरी है। ये आपका टावर हो गया, ये आपका टावर हो गया, तो ये टावर क्या है आपका हाइट है। ठीक, ये क्या है हाइट है। अब मान के चलिए ये क्या है, तो ये आपका यहाँ पर एक अवनमन कोण बन गया। ये क्या बन गया अवनमन कोण बन गया, ये कितना है आपका 30 डिग्री है। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हमने आपको क्या बताया था कि जब दो समांतर रेखाएं होती हैं और उनको यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ पर ये वाला जो कोण होगा इसके बराबर होगा। जब कभी भी आपको कोई भी जेड दिख जाए, शॉर्ट ट्रिक क्या थी कि जब कभी भी आपको कोई भी जेड दिख जाए तो यहाँ पर ये वाला कोण जितना होगा उतना ही कोण ये वाला होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपको एक जेड दिख रहा है, ये आपको एक जेड दिख रहा है। अब ये जो आपको जेड दिख रहा है यदि उसने ये 30 डिग्री बोला है तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या होगा 30 डिग्री होगा। ठीक, यदि ये आपका 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा।
अब यदि हम यहाँ पर बात करें कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। क्या होता है? लंब बट्टे आधार। और यहाँ पर बोला गया है टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब कितना है आपका? हाइट है, h मान कर चले हैं हम। आधार कितना है? तो ये कितना है आपका? 30 मीटर, 30 हो गया। अब टेन 30 डिग्री की मान कितना होता है? तो वो होता है आपका 1/√3 इतना होता है। ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका h√3 = 30, यानी कि h की वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी बन रही है? तो वो बन रही है आपकी 30/√3 इतनी बन रही है हमारी यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको अच्छे से पता है जब हम इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं तो h बराबर 30/√3 और इसके बाद जो √3 जो आपका बट्टे में रखा हुआ है इससे हम ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। ऊपर नीचे इंटू करेंगे तो ये कितना बन गया आपका? 30√3 और नीचे √3 का √3 में इंटू करेंगे तो 3 ही बनेगा आपका। तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार, तो कितना आ जाएगा आपका? 10√3 मीटर। ठीक। हाइट जो थी वो कितनी थी? 10√3 मीटर। तो आंसर देखिए कहाँ पर है, तो देखिए ए ऑप्शन है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है मान ज्ञात कीजिए 1 - cot स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा। ठीक। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने आपको इस प्रकार का प्रश्न कराया था, लेकिन वो किसमें था? 10 में था। ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको अच्छे से पता है कि 1 - cot स्क्वायर थीटा जो है अपॉन cot स्क्वायर थीटा जो है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसे हम लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा से cot स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा? 1/cot स्क्वायर थीटा। और 1/cot स्क्वायर थीटा कितना होता है? तो वो होता है आपका tan स्क्वायर थीटा -1। कितना होता है? tan स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है यदि समीकरण, ये आपका एक समीकरण दिया हुआ है 4x + 3y + 5 = 0 और दूसरा समीकरण दिया गया है 6x - ky - 7 = 0 का कोई हल नहीं है। देखिए बोला क्या गया है, का कोई हल नहीं है, तो k का मान कितना होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक। यदि आपको ना पता हो इस बारे में तो आप ध्यान से समझिएगा। पहले यदि कभी भी इस प्रकार से बोला जाए, यदि कोई भी समीकरण दिए गए हैं, दो समीकरण दिए जाएंगे, जब कभी दो समीकरण दिए जाएंगे और ये बोला जाएगा इसका कोई भी हल नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, ये आपको फॉर्मूला पुट कर देना है। कभी भी इस प्रकार से बोला जाए, दो समीकरण दिए जाएं, जैसे कि यहाँ पर ये आपके दो समीकरण दिए गए हैं और आपसे बोला जाए कि इसका कोई हल नहीं है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि a1/a2 = b1/b2 ये बराबर नहीं है c1/c2 के, ये फॉर्मूला आपको पुट कर देना है। अब यहाँ पर a b c ये कहाँ से लाएंगे, तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ पर दिया गया है आपका 4x + 3y + 5 और दूसरा दिया गया है 6x - k - 7। ठीक। अब यहाँ पर देखोगे तो ये है आपका a1 और ये है आपका a2, ये है आपका b1 और ये है आपका b2 और ये है आपका c1 और ये है आपका c2। ठीक। अब यहाँ पर c1 और c2 की तो हमें आवश्यकता नहीं है, हमें क्या चाहिए? a1 और a2 और b1 और b2, क्योंकि यहाँ पर हमसे k का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर हम किसे रखेंगे? a1/a2 = b1/b2। ठीक। अच्छा, ये समझ आ गया होगा। तो a1 का मान कितना है? 4 है, a2 कितना है आपका? 6 है और b1 कितना है आपका? 3 है और b2 कितना है आपका? k है। कितना है? k। ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे ये कितना हो जाएगा आपका? 4k। कितना हो जाएगा? 4k = और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 × 3। ठीक। 6 × 3 हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, यानी कि 9/2 हमारा आंसर आएगा। तो 9/2 आएगा जो हमारा, वो कहाँ पर है हमारा? तो देखिए 2 चौक 8 और 2 पंजे 10
और यहाँ पर एक बात और याद रखनी है आपको, यहाँ पर ये जो दिया गया है ये आपका माइनस में दिया गया है। किस में दिया गया है? माइनस में दिया गया है। तो ये के जो है ये आपका माइनस में रहेगा, तो जो आंसर जो होगा वह आपका माइनस में चला जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? माइनस का 4.5। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक 4.5 है, ये प्लस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 4.5 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त हो जाए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमने बोला कि 4/5 जो है इसमें हम क्या करते हैं कि x ऐड कर देते हैं, जिससे कि हमें क्या मिल जाएगा? 5/4 मिल जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी होगी? तो x की वैल्यू होगी 5/4 और ये आपका इधर यहाँ से इधर चला जाएगा, तो ये किस में हो जाएगा? आपका माइनस में 4/5। ठीक, 5 चौक 20 होता है, 20 एलसीएम हो जाएगा, तो 5 25 माइनस 4 चौक 16। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 और 5 9, यानी कि 9/20 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9/20 कहाँ पर है? तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव निरूपण है? यहाँ पर पूछा गया है शांत दशमलव के लिए। ठीक, तो देखिए पहले सबसे पहले आप कुछ बात समझ लीजिए, जैसे कि यदि हम यहाँ पर बात करें तो एक होता है आपका शांत दशमलव और एक होता है आपका अशांत दशमलव। ठीक, तो देखिए शांत दशमलव क्या होता है? तो शांत दशमलव जो होता है, देखिए दोनों ही जो होते हैं शांत और अशांत दोनों में ही आपका पॉइंट आता है। ठीक, लेकिन शांत दशमलव जो होता है उसमें क्या होता है कि पॉइंट आने के बाद कुछ समय बाद वह क्या होता है कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, वह आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन अशांत दशमलव जो होता है, अशांत दशमलव में क्या होता है कि पॉइंट आने के बाद वह लगातार चलता ही जाता है, वह कभी भी रुकता नहीं है, वह कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे कि हमने बोला कि 10 में यदि हम 4 से भाग लगाते हैं तो कितना आता है आपका? आप बोलोगे कि 4 दूनी 8 होता है, पता है यहाँ पर 2, तो 4 पंजे 20, ये हो जाएगा आपका 2.5। इससे आगे ये यहाँ पर नहीं बढ़ेगा। अब यदि हम इसी प्रकार से बोलें कि 10 में यदि हम 3 से भाग लगाएं तो आप क्या बोलोगे? 3 3 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर यहाँ पर पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाएंगे तो 3 3 9, 3 3 9, 3 3 या इस प्रकार से ये आपका अनंत तक चलता जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, ये आपका कभी भी रुकेगा नहीं। ठीक, तो देखिए शांत दशमलव होता है कि वह रुक जाता है, अशांत दशमलव वह होता है जो कि रुकता नहीं है, अनंत तक जाता है। ठीक, अब यहाँ पर इसकी पहचान कैसे करें? तो पहचान करने के लिए एक ट्रिक होती है, और वो ट्रिक क्या होती है? तो वो ट्रिक ये होती है कि आपको देखना है हर के स्थान पर, क्या? हर के स्थान पर यहाँ पर देखोगे तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि 10/3 है, तो यहाँ पर ये क्या है आपका? ये आपका अंश है, क्या है? अंश है, और ये क्या है आपका? हर है। ठीक, तो यहाँ हर के स्थान पर आपका यदि आपको 3 दिख जाए, 7 दिख जाए, 9 दिख जाए या फिर आपको 11 दिख जाए, तो आप बोल देना कि वह क्या हो जाएगी? आपकी अशांत दशमलव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अशांत दशमलव हो जाएगी। यदि 3 है, 7 है, 9 है या 11 है हर के स्थान पर, तो वहाँ पर वह अशांत दशमलव कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर 3 है तो ये आपका क्या है? अशांत है। ये आपकी 7 है तो ये आपका अशांत है। ये आपका 9 है तो ये भी आपका अशांत है। यहाँ पर क्या है? 5 है, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी शांत दशमलव हो जाएगी। जैसे कि 5 से कम 5 और एक 6, यानी कि 6/5 हो जाएगा। तो 5 से कम 5, यहाँ पर आपका एक बच्चा पॉइंट लगाया, 0 पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो ये इतना यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका शांत दशमलव। ठीक, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है 225 अनुपात 144 का वर्गमूलानुपाती क्या होगा? ठीक, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सीधा ही आपसे क्या पूछा गया है? 225 और यहाँ पर 144, यदि हम इसे रूट से बाहर निकालते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा कितना आता है? तो आपको अच्छे से पता है कि 225 कितने का होता है? 15 का होता है। और इसके बाद यदि हम 144 की बात करें तो वो कितने का होता है? 12 का होता है। तो 15:12 ही यहाँ पर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 15:12, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है 2 भारों 27 किलोग्राम और 108 ग्राम का अनुपात क्या होगा? ठीक, तो देखिए आपको अच्छे से पता है कि ये तो आपका दिया हुआ है आपका 108 ग्राम। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है 27 किलोग्राम
और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, यानी कि 27 किलोग्राम में कितना हो जाएगा आपका 27,000 ग्राम हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें इसका रेशियो निकालना है। तो देखिए 27 चौक होता है आपका 108, यानी कि यहाँ पर बच जाएगा आपका 1000 और यहाँ पर बच जाएगा आपका 4। ठीक, और 4 से इसे काट दीजिए तो यहाँ पर 25:0:1, तो कितना आ जाएगा आपका 250:1। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखिए तो 250:1, ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक।